Hello and welcome to Study Online Courses. My dear friends and students, I hope that you all are in good. Today is 3rd June 2020 and I will teach you. We are studying the verb, so I will teach you the verb today. I have finished the videos till now, and today I will teach you. Keep in mind there are two types of objects which I have already told you. There are two objects that direct object and direct object. If there are two or more objects in a sentence, a living noun or a personal pronoun is indirect object, while all other objects are direct objects. For example, please bring me a glass of water. In this sentence, dear student, me is the indirect object, while the red colored phrase a glass of water is direct object. And in the next sentence is written, will you tell him your tale of adventure? So in this sentence also, him is indirect object, while your tale of adventure, it is direct object. In the above sentences, a glass of water and your tale of adventure are direct object, while me and him are indirect object. So verb plus whom is indirect object, and verb plus what is direct object. We can also write above objects in the following ways: please bring a glass of water for me. And next sentence, will you tell your tale of adventure to him? In this way we also can write these sentences. So my dear friends and students, I tell you कि इस सेंटेंस में यहाँ पर जो मी दिया है, प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर वाले सेंटेंस में, इसमें मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद जो दिया है ग्लास ऑफ वाटर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. एंड इन द सेम वे अगले सेंटेंस में जो इसमें कि हिम दिया है और उसके बाद योर टेल ऑफ एडवेंचर दिया है, तो उसमें हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड योर टेल ऑफ एडवेंचर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंस है. यहाँ पर दिया गया है कि वर्ब प्लस हुम के साथ जब वर्ब आती है तो वहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब के बाद जब व्हाट का क्वेश्चन आए तो आप समझिए कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. And let's see, some verbs can function as both transitive and intransitive verb. तो कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों रूपों में फंक्शन उनका होता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, डूइंग योगा सी बेंट डाउन स्लोली, मतलब योगा करते हुए वह धीरे से झुक गई. एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस कि यू मस्ट नॉट ड्राइव रैशली, मतलब आपको रैशली किसी भी चीज़ को नहीं आपको चलाना चाहिए. एंड इन द नेक्स्ट, जबकि यहाँ पर ये दोनों वर्ब जो रेड कलर्ड हैं ये दोनों ट्रांजिटिव वर्ब हैं, लेकिन इन द नेक्स्ट स्लाइड में इधर आप साइड में देख सकते हैं जहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जहाँ पर दिया है कि डूइंग योगा सी बेंट हर हेड डाउन स्लोली. तो यहाँ पर बेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. और ड्राइव भी यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, यू मस्ट नॉट ड्राइव द कार रैशली. एंड next we will discuss the main verb in a sentence. The main part of the verb is called the main verb. It functions independently in a sentence. For example, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रियाएं, और मुख्य क्रिया जो है वो एक सेंटेंस में मेनली फंक्शन करती है. यहाँ पर दिया है कैरी द बॉक्स देयर, मतलब बॉक्स को आपको कहीं कैरी करना है, कहीं ले जाना है, तो इसमें कैरी जो है वो मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं. और नेक्स्ट वर्ब है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, फोर्थ वर्ब है. और एंड नाउ वी विल डिस्कस द ऑक्सिलरी वर्ब. यहाँ पर देखिए दिया है ऑक्सिलरी वर्ब. एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब इन गिविंग इट्स
इट प्रॉपर सेंस। फॉर एग्जांपल मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी समझ सकते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करना होता है, मेन वर्ब की हेल्प करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कीप इन माइंड दिया है कि एन ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। तो आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दे हैव कैरीड द बॉक्स देयर, मीन्स कि उन्होंने वहाँ से बॉक्स को ढोकर लाया है, लाया है। तो यहाँ पर हैव एंड हैव कैरीड ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब है, और इस सेंटेंस में आप हैव एक तरह से समझिए तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और कैरीड जो है वो मेन वर्ब है, दोनों को अलग करके देखा जाए। But the have is helping the carried, so it is auxiliary verb. And in the next example sentences, he has been carrying the box for 10 minutes. इनकी कोई पर्सन है जो 10 मिनट से किसी बॉक्स को लेकर आ रहा है, तो ये है ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, कीप इन माइंड एन ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और मॉडल आप उसे मॉडल भी बोल सकते हैं या उसे हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट दिया है आपको एक्शन वर्ब, कि एक्शन वर्ब क्या होता है। एन एक्शन वर्ब शोज सम एक्शन, एक्शन वर्ब का जो फंक्शन होता है वो किसी न किसी एक्शन को शो करने का फंक्शन होता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं एक्शन वर्ब को, कि द बैट प्लग्ड एन इंसेक्ट इंचेस एबव माई हेड। कहने का मतलब कि जो बैट है उसने क्या किया, प्लग्ड एन इंसेक्ट, मीन्स कि चमगादड़ ने एक इंसेक्ट को क्या कर दिया, प्लग्ड कर दिया। कहने का मतलब कि उसे तोड़ दिया। एन इंसेक्ट मीन्स कि एक कीटाणु को, है ना, इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, तो एक कीड़े मकोड़े को उसने क्या किया, तोड़ दिया। लेकिन कहाँ तोड़ा, तो बता रहा है कि इंचेस एबव माई हेड, मतलब मेरे सिर के ऊपर लगभग 1 इंच ऊपर उसने किसी कीड़े मकोड़े को तोड़ दिया। तो ये एक एक्शन वर्ब है प्लग्ड यहाँ पर। और नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि कैन यू रन सो क्विकली, क्या आप बहुत तीव्र गति से आप दौड़ सकते हैं। तो इसमें इन दिस सेंटेंस रन जो है एक्शन वर्ब है, which you need to understand. And my dear students and friends, if you have any doubt or queries, you can call me, you can contact me anyway by WhatsApp, by calling, anyway. How the problem can be solved, I will try. And next we will discuss the linking verb, which is given here. Some verbs need not an object but something that will complete sense, such as such a verb is called linking verb, for example. तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि उन्हें किसी भी वर्ब की ज़रूरत होती है, कुछ वर्ब की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उन्हें कुछ भी चाहिए, वो कम्प्लीमेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जिससे कि उनका जो मीनिंग है वो पूरा हो जाए, बट समथिंग दैट विल कंप्लीट द सेंस, मीन्स कि जो सेंटेंस की मीनिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। सच अ वर्ब इज़ कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब, इस तरह के वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है द रूम इज़ एयरी, मीन्स कि रूम एयरी है, मतलब इस रूम में चारों तरफ से हवाएं प्रवेश करती हैं, चारों तरफ से हवाएं आती हैं। तो एंड नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि दैट मशीनरी वाज ओल्ड एंड वियरी, वो मशीनरी जो थी वो ओल्ड थी, पुरानी थी, और वियरी कहने का मतलब बिल्कुल थक चुकी थी। तो ये यहाँ पर इज है, वाज है, एंड लुक्स है, टेस्टेस है। ये सभी वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, मतलब सब्जेक्ट को एक दूसरे पार्ट से, आप कह सकते हैं कंप्लीमेंट वाले पार्ट से, या जो अदर पार्ट है उससे उसे जो ज्वाइन करने का फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। सो दिस इज़ द लिंकिंग वर्ब। In the first example above, airy has been added to give a complete sense to the verb is. Here airy is not the object,
but it helps to complete the sentence. Such a word or word group is called the complement, which I have already explained you कि उसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, बट कुछ वर्ड्स चाहिए जिससे कि मीनिंग क्लियर हो जाए, जिसे हम कम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं. A complement can be a subjective complement or an objective complement. A subjective complement speaks about the subject. अगर कम्प्लीमेंट जो है, कम्प्लीमेंट का हिंदी मीनिंग जो है वो पूरक होता है. एंड सब कम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है. अगर सब्जेक्टिव है तो वो सब्जेक्ट के विषय में कुछ ना कुछ आपको बताएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्ट के विषय में कुछ ना कुछ बताएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल कि द ओल्ड मैन अपीयर्स स्ट्रॉन्ग, मतलब जो ओल्ड मैन अपीयर्स होता है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है. तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्पीक्स अबाउट द सब्जेक्ट. स्ट्रॉन्ग जो है वो सब्जेक्ट के विषय में बता रहा है. तो ये जो है सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है, द ओल्ड मैन. सो इट इज़ अ सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट. एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि विक्टर पेंटेड द बाउंड्री ब्राउन. विक्टर पेंटेड द बाउंड्री ब्राउन. तो ब्राउन स्पीक्स अबाउट द ऑब्जेक्ट. ब्राउन जो है वो ऑब्जेक्ट के विषय में बता रहा है. तो द बाउंड्री एंड नॉट द सब्जेक्ट, सो इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट. तो अगर कोई भी मीन्स की कम्प्लीमेंट जब वो सब्जेक्ट के विषय में बताए तो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होता है. एंड अगर वो ऑब्जेक्ट के विषय में बताया तो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होता है. Some linking verbs for subjective complements are act, be, become, feel, appear, grow, tested, sound, smell, etc. तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के लिए यूज़ होते हैं. सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट में इनका फंक्शन होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका कि यूज़ ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट में होता है. सम लिंकिंग वर्ब्स जहाँ बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं. सम लिंकिंग वर्ब्स फॉर ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट्स आर होल्ड, प्रोनाउंस, नेम, आस्क, ऑर्डर, एटसेट्रा. तो कुछ ऐसे वर्ब्स को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसका यूज़ हम सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के लिए और किसका यूज़ हम ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के लिए करें. तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, now I will discuss the next important topic. अगर आपको पिछले स्लाइड में साफ दिखाई नहीं देता तो इस स्लाइड में भी आप बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं. आइए देखते हैं. कीप इन माइंड दिया है, तो कीप इन माइंड में क्या है. तो ये आपका यहाँ तक हमने वर्ब पढ़ा है, और देखिए यहाँ पर क्या दिया है. सम वर्ब्स कैन फंक्शन एज बोथ लिंकिंग वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब. तो कुछ से वैसे भी वर्ब हैं जो कि लिंकिंग वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब दोनों के रूप में फंक्शन कर सकती हैं. लिंकिंग वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब को एक अलग अलग कॉलम में बनाकर यहाँ पर दिखाया गया है. यू विल फील गुड आफ्टर सम टाइम. आप थोड़े समय के बाद जो है कैसा फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे. तो यहाँ पर फील जो है प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि फील जो है लिंकिंग वर्ब है. एंड यहाँ पर दिया है कि नेक्स्ट एग्जांपल है कि द सॉन्ग साउंड्स लाउड. द सॉन्ग साउंड्स लाउड. तो साउंड्स इज आल्सो लिंकिंग वर्ब माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब. द डॉक्टर फेल्ट हिज पल्स. तो डॉक्टर ने अपने पल्स को फेल्ट किया, लेकिन फेल्ट यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है. एंड इन द नेक्स्ट एग्जांपल, द सोल्जर साउंडेड द सायरन. सोल्जर ने सायरन को बजाया. तो साउंडेड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है. तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि लिंकिंग वर्ब में और कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब में जिनका यूज़ हम कर लेते हैं. माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, नाउ वी हैव स्टडीड द six types of verb, and now we will discuss the seventh type, which is given here, finite verb. Some verbs changes their form with the change in the number and person of subject.
They are called finite verb. For example, the passenger buys food to eat, and in the next example, the passenger bought food to eat. They had bought food to eat. Oh, so my dear friends and students, now we will discuss the finite verb. तो finite verb देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, साफ दिया है कि कुछ ऐसी वर्ब होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं, अपने अपने फॉर्म को बदल देते हैं। किसके चेंज होने के साथ? अगर सेंटेंस का नंबर चेंज हुआ, पर्सन चेंज हुआ, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के साथ वो बदलते रहते हैं, उन्हीं को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब उसका मीनिंग जो है वो आपको चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर दिया है द पैसेंजर बाइज। तो पैसेंजर जो है वो क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन बाइज उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाइज लगा है। तो बाइज जो है वो क्या है? बाइज एक सिंगुलर वर्ब है। एंड फूड टू ईट यहाँ पर एक अलग पार्ट है। एंड नेक्स्ट में दिया है कि द पैसेंजर बॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब यही है। द पैसेंजर उस सेंटेंस, ऊपर वाले सेंटेंस में भी दिया है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में जैसे ही पैसेंजर आया तो यहाँ पर टेंस का डिफरेंस है। टेंस यहाँ पर पास्ट है, तो इसलिए यहाँ पर बाइज ना हो के बॉट लगाया, क्योंकि ये जो इवेंट है वो पास्ट टाइम की है, इसलिए यहाँ पर इसे बॉट लगाना पड़ा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल में दिया है कि दे हैड बॉट। तो मीन्स कि यहाँ पर अगर एक प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो उसके साथ हैड और बॉट लगाना पड़ा। तो यही है फाइनाइट वर्ब, मतलब बाइज और बॉट और हैड बॉट, ये सब फाइनाइट वर्ब हैं जो कि पर्सन के और सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, तो इसी को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट में ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसके विपरीत होता है। हम देखने की कोशिश करते हैं। Some verbs remain same despite a change in number and person of the subject or tense. They are called the non-finite verb. For example, so my dear friends and student, non-finite verb में आप पर्सन, सब्जेक्ट का पर्सन चेंज कर दीजिए, नंबर चेंज कर दीजिए, उसका टेंस चेंज कर दीजिए, बट द यू कांट चेंज द वर्ब एंड मीनिंग ऑफ द वर्ब चेंज नहीं होगा। तो उसी को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जहाँ पर कि दिया है यू विल प्रिपेयर फूड टू ईट। आप भोजन बनाओगे, टू ईट खाने के लिए। आप भोजन बनाओगे तो खाने के लिए ही बनाओगे, चाहे आप बनाते हो, चाहे आप बनाओगे, चाहे आप बनाते थे तो भी आप खाने के लिए ही बनाते थे। एंड दिस इज़ द नॉन फाइनाइट वर्ब, my dear friends and student. And some examples are also given here कि some women have prepared food to eat। कुछ वुमेन्स ने फूड बनाया है खाने के लिए। एंड some has been preparing food to eat since last month। लास्ट मंथ तक कुछ वुमेन्स जो हैं वो फूड बना देंगी या बना रही हैं पिछले मंथ से भोजन को खाने के लिए। तो टू ईट की मीनिंग जो है वो कभी चेंज होने वाली नहीं है, ना तो टू इट का कोई भी फॉर्म चेंज होगा। इसी को हम नॉन फाइनाइट बोलते हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, दिस इज़ द कंप्लीट पार्ट्स ऑफ द वर्ब। Now if you want to more videos, if you want to study the parts of the verb, if you want to study the modal verb, auxiliary verb and complement, you can comment me and I will make the video for you. And dear student, this is the end of the video. And I give you some homeworks and some practice question to do it, and you will get the knowledge by doing it. And if you have my number, you can WhatsApp me after completing the job, and you will get the knowledge. So dear students and friends, this is the uh, practice sets, you can do it. And this is the end of my video, my dear friends. Thank you so much.